बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे कहा था जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है उस पर बात करेंगे बाद में। आज उसका दिन है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। इसके लिए हमने कितने पीरियड मुकर्रर किए हुए? 5 पीरियड पर वीक। रोज़ाना एक पीरियड 40 मिनट का। इसमें आपको पहले दिन क्या कराना है? बच्चों की सोशल ग्रोथ के लिए काम करना है। दूसरे दिन कॉग्निटिव। मैं उर्दू में लिखूं ताकि बात वाज़ेह हो रही हो। पहले दिन उनकी का पीरियड होगा समाजी नशोनुमा। दूसरे दिन उनका पीरियड होगा ज़हनी नशोनुमा। तीसरे दिन उनका पीरियड होगा जज्बाती वो नफ्सियाती। चौथे दिन उनका पीरियड होगा अखलाकी या मजहबी। नशोनुमा। और पांचवें दिन उनका पीरियड होगा जिस्मानी नशोनुमा। ठीक है। अच्छा, यूं भी कर सकते हैं कि जिस्मानी नशोनुमा को यहाँ ले आए, अखलाकी और मजहबी को नीचे ले जाएं। जुमे वाले दिन अखलाकी और मजहबी कर लें और जिस्मानी नशोनुमा को जुमेरात वाले दिन ले जाएं। ऐसे भी हो सकता है। तो ये पीरियड आपको कैसे लेने हैं, और ये हैं भी पूरे तकरीबन एक सेशन में लगभग, क्योंकि ये टोटल पीरियड बनते हैं रोज़ाना एक पीरियड, तो हफ्ते में 5 पीरियड, महीने में 20 पीरियड, 4 महीने में 80 पीरियड। ठीक है। तो 80 पीरियड दरअसल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप? 16-16 पीरियड हो जाएंगे ना हर एक के। तो इन 16 पीरियड को हम कैसे, मैं आज आपसे बात करूंगा समाजी नशोनुमा के ऊपर, और इसके 16 टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। ये पहले सेमेस्टर का आइडिया है। ठीक है, बात पकड़ पा रहे हैं मेरी? यानी जब आप अप्रैल से स्कूल शुरू करेंगे तो पहला पीरियड जो ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का होगा उसमें आप क्या करा रहे होंगे? समाजी नशोनुमा। बच्चों की सोशल गैदरिंग और सोशल तरबियत जो है वो आप कर रहे होंगे। अच्छा, अब जब हम सोशल तरबियत करते हैं तो सबसे पहले तो ये आइडिया होना चाहिए कि सोशल तरबियत से क्या मुराद है। ठीक है, बच्चे की समाजी नशोनुमा से क्या मुराद है? सोशल तरबियत से मुराद ये है कि वो अपनी कम्युनिटी में, अपने इर्द गिर्द की के साथियों में, अपने आसपास के लोगों में वो भरपूर लाइफ एंजॉय कर रहा हो, भरपूर पार्टिसिपेशन उसकी हो, समाज के साथ उसका जो रोल है, ताल्लुक़ है, वो भरपूर हो। ठीक है, वो एक्स्ट्रावर्टेड हो,
एक्स्ट्रावर्टेड का मतलब ये होता है कि वो लोगों के साथ मिलने जुलने में, बाहर निकलने में, दोस्त बनाने में, ठीक है, एक्टिव हो, शाय ना हो, वो इंट्रावर्टेड ना हो कि तन्हाई में बैठा हुआ है, मिलता नहीं है लोगों से, जब मिलता है तो लड़ाई हो जाती है, सही है, जब भी वो मिलता है, जब भी लोगों के साथ बैठता है झगड़ा करके उठता है। हम बोलेंगे ये इसकी सोशल तरबियत नहीं हुई, ठीक है। वो सोशली इम्पैक्ट लेता हो और सोशली इम्पैक्ट डालता हो लोगों के ऊपर, ठीक है। वो घर में रह रहा है बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ, लेकिन इसके बावजूद वो तन्हा है, उसने अपनी एक अलग ज़िंदगी बना ली है, ठीक है। वो इंजॉय नहीं करता सबके साथ, बैठता तो है, खाना तो खाता है, लेकिन तनकीद ना सुन सकता है और हर वक्त तनकीद करने की उसमें कोशिश होती है, दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। ये बाहर के लोगों को तो छोड़ दें आप, अपने ही घर में अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ वो एडजस्ट नहीं कर रहा, उसका जहन नहीं मिल रहा, ठीक है, उसका हर वक्त किसी न किसी से झगड़ा है। तो हम बोलेंगे कि भाई इस बच्चे की सोशल तरबियत नहीं हो पाई, नहीं कर पाए, ना वालिदैन कर पाए, ना स्कूल वाले कर पाए, ना सिस्टम ने जो है वो उसको कुछ समझाने की कोशिश की। ये है हमारा मौजू। तो पहले वो घर के अंदर सोशली एक्टिव हो, कामों में हिस्सा लेता हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने में आगे बढ़ता हो, पहल करने में आगे हो, ठीक है। वहाँ से निकले तो क्लासरूम में वो सोशली एक्टिव हो, स्कूल के अंदर खेलों में हिस्सा लेता हो, पार्टिसिपेशन जितनी हो रही हो उसमें उसका नाम आगे से आगे हो। स्कूल से बाहर चले जाएं तो मोहल्ले पड़ोस में, ठीक है, अपने इलाके की सरगर्मियों में, ठीक है, वो पार्क जाता हो, पार्क के अंदर उसने दोस्त बना लिए हों, ठीक है, और इससे आगे बढ़ें तो पूरे शहर में उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, सही। इसी तरह से आज के दौर में सोशल मीडिया है, सही, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप में उसके लिंक्स हों, फेसबुक के डिफरेंट पेज उसने लाइक किए हुए हों और डेली बेसिस के ऊपर उसमें वो पोस्ट करता हो या उसमें कमेंट्स में हिस्सा लेता हो, तो हम कहेंगे कि देखें ये अब सोशली आपने उसको इतना एम्पावर किया हुआ है कि वो डरे बग़ैर, जिसके बग़ैर समाजी तौर पर अपना भरपूर रोल प्ले कर रहा है। इस सब के लिए उसे एक किसी कोर्स से गुजारना पड़ेगा। वो हम कोर्स यहाँ आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो समाजी नशोनुमा के 16 पीरियड हैं और जो कि पूरे साल में 32 पीरियड होंगे, ठीक है। पहले सेमेस्टर में 16 पीरियड और फिर दूसरे सेशन में 16 पीरियड, तो वो क्या होंगे, ठीक है, वो मैं यहाँ हेडिंग वाइज लिख दे रहा हूँ। फिर इस पर कैसे काम करेंगे, इसका मटेरियल क्या होगा, इसमें लेक्चर कैसे, यूँ 40 मिनट का एक पीरियड लेना है इस मौजू पे। ये सारे मौजूआत मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके सामने। तो सबसे पहला मौजू है आपका टीम वर्क। ठीक है, अच्छा ये बात ध्यान में रखिए कि जो 40 मिनट का एक पीरियड आप लेंगे इन सारे मौजूआत पर, पहले दिन इसका लेंगे, दूसरे दिन इसमें लेंगे, तीसरे दिन इसमें, चौथे दिन इसमें, पांचवें दिन इसमें, तो वो कैसे होगा? 40 मिनट क्लासरूम में खड़े होकर आप पीरियड लेंगे, एक सिचुएशन ये हो सकती है, जी हाँ, 40 मिनट क्लासरूम में खड़े होकर आप पीरियड लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 40 मिनट खड़े होकर क्लासरूम में पीरियड लेने के बजाय मैदान में लेंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि 40 मिनट का पीरियड बाहर सर्वे पे जाएगा बच्चा, सही है। तो इसके 40 मिनट का पीरियड का आपको ये अंदाज़ा कि ये कहाँ होगा, क्लासरूम में होगा, ठीक है, ऑडियो विजुअल रूम में होगा, मैदान में होगा या स्कूल से बाहर होगा, ये कहीं पे भी हो सकता है, इन चारों जगहों पर, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सहूलियात मौजूद हैं, ठीक है, आपने कितना अच्छा प्लान किया हुआ है उसका, और कितना जो है वो ब्राइट आपके जहन में आइडिया है, क्योंकि आइडिया जितना ब्राइट होता है उसके लिहाज से एनवायरनमेंट आपको डेवलप करना पड़ता है। तो ये
4 जगहों में कहीं पे भी ये पीरियड लिया जा सकता है जाके, नंबर 1। नंबर 2, पीरियड का जो मेथड होगा, क्या वो टेक्स्ट होगा? टेक्स्ट का मतलब कि कहीं कुछ लिखी हुई चीज़ है जो पढ़ के सुनाई जा रही होगी, कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी वो ड्रामा भी हो सकता है, क्लासरूम में ही ड्रामा एक्ट हो रहा है, कभी वो रोल प्ले भी हो सकता है। ड्रामे में और रोल प्ले में फ़र्क होता है, ठीक है। यानी आप फ़र्ज़ कीजिए ये अखलाक़ी और मज़हबी नशोनुमा का पीरियड ले रहे हैं, तो आपने जो है वो क्लासरूम में ही जानमाज बिछा दी है और एक एक बच्चे को बुला के, या पहले ख़ुद आपने नमाज़ पढ़ के दिखाई उन्हें कि भाई ऐसे नमाज़ पढ़नी है, और फिर एक एक बच्चा आके नमाज़, तो 40 मिनट में आपने एक रोल प्ले, जिसे हम कहते हैं रोल प्ले, ख़ुद भी कर सकते हैं या किसी बच्चे के ज़रिए भी करवा सकते हैं। तो टेक्स्ट पर मबनी भी हो सकता है, ठीक है, रोल प्ले भी हो सकता है, ड्रामा भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप अगर क्लासरूम में खड़े होकर पीरियड ले रहे हैं तो उसका मोड क्या होगा। क्या टेक्स्ट आप पढ़ के सुनाएंगे, कोई चीज़ लिख के लाएंगे, वो बोलेंगे सारे बच्चे बैठ जाइए, आज हमारा मौजू है जज्बाती नशोनुमा, आज मुझे आपको एक चीज़ सुनानी है पढ़ के, और जज्बाती नशोनुमा से मुताल्लिक़ आपने कोई एक चीज़ पढ़ के उनको सुनानी, तो टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। कोई ड्रामा भी हो सकता है। भाई हम जज्बाती नशोनुमा है, इसके लिए हम एक सीन यहाँ प्ले करेंगे, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आपको ये करना, आपको ये बोलना, आपको ये बोलना, आपको ये बोलना। 3 बच्चों 4 बच्चों को लेके आपने उनके डायलॉग उनको उसी वक्त सिखाए और उनको परफॉर्म कराए। उस परफॉर्मेंस में जो बच्चे देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि भाई ये क्या बात हो रही है, इसमें क्या मसला है, लड़ाई क्यों हो गई, क्यों झगड़ा हो गया, उसने क्या बोला था, इसने क्या बोला था। तो मैं 2 बातें कर रहा हूँ, ये जो पीरियड हैं इनकी जगह क्या होगी ये भी मैं कह रहा हूँ आपको, और इनका मोड क्या होगा ये भी कह रहा हूँ मैं आपको। जगह के बारे में मैंने क्या कहा, क्लासरूम भी हो सकती है, ऑडियो विजुअल रूम भी हो सकता है, आपका प्लेग्राउंड भी हो सकता है, और आपका बाहर भी आप सर्वे पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये 4 जगह हो सकती हैं। मोड क्या होगा, मोड मैंने कहा मोड टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, रोल प्ले भी हो सकता है, ड्रामा भी हो सकता है, कोई मूवी भी हो सकती है। यानी आपने ये कहा कि मैं इसके लिए आपको एक मूवी दिखाऊं, तो ये मोड ऑफ जो लेक्चर है या मोड ऑफ क्लास है वो डिफरेंट आप सोच सकते हैं। टेक्स्ट भी सोच सकते हैं, रोल प्ले भी सोच सकते हैं, ड्रामा भी सोच सकते हैं, इवन ये कि कोई फिल्म भी दिखा सकते हैं उनको 20 मिनट की, 40 मिनट की, तो ड्रामा भी दिखा सकते हैं उनको, ठीक है। मौजू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला मौजू क्या होगा, टीम वर्क। दूसरा मौजू है खुद को पेश करना। टीम वर्क समझ में आता है कि बच्चों को इज्तिमाई तौर पर कुछ चीज़ सिखाने के लिए आप काम करेंगे। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, काम डिफरेंट हो सकता है। अब जैसे मुझसे कोई कहे कि भाई टीम वर्क सिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मैं कई काम कर सकता हूँ। मैं वहाँ मैदान में ले जाके एक बड़ी रस्सी ले लूँ और 2 टीमें बना दूँ, और एक टीम को बोलूँ आप यहाँ से खींचो, एक टीम को बोलूँ आप यहाँ से खींचो। ये टीम वर्क है, यानी सब मिल के जोर लगा रहे हैं एक साथ, सही है। ये भी एक टीम वर्क है। आप गए, आपने गेम क्रिएट किया और टीम वर्क का एक पीरियड ले लिया और बच्चों को बताया कि जनाब देखें आप सब ने मिल के एक दूसरे का साथ दिया तो ये वाली टीम जीत गई, ये वाली टीम हार गई। ऐसा भी हो सकता है। क्लासरूम में बिठा के भी मैं टीम वर्क सिखा सकता हूँ। तो मैंने एक कहानी ले ली कि भाई 3 जानवर थे, जा रहे थे, ऐसा हुआ एक ने बोला मैं ये काम करता हूँ, दूसरे ने उसका साथ दिया, तीसरे ने उसका साथ दिया। उन तीनों से वो काम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इधर उधर देखा तो पता चला वहाँ से एक घोड़ा जा रहा था। उन्होंने घोड़े को बोला भाई आप हमारी मदद करेंगे इस सिलसिले में। उसने बोला मैं भी आ जाता हूँ। उसने भी ज़ोर लगाया, फिर तो चौथा आ गया, उसने भी ज़ोर लगाया, और पता चला कि वो काम उन्होंने नतीजा हासिल कर लिया। अब ये जो मैंने क्लास ली है टीम वर्क की, ये मैंने क्लास में ही ले ली है कहानी सुना के। ये मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? मैं यहाँ सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, टॉपिक। ये होगा कैसे, ये डिसाइड करेगा क्लास टीचर, उसे कैसे करना है।
और डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट होगा। मैं छोटी क्लास के बच्चों को टीम वर्क सिखा रहा हूँ तो कुछ और करूँगा, बड़ी क्लास के बच्चों को टीम वर्क सिखा रहा हूँ तो मैं कुछ और प्लान करूँगा। डिपेंड करता है कि आप किस क्लास में इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कि बहुत सारे ब्लॉक या ईंटें जो है वो रखी हुई है किसी जगह पर, वो बच्चों को बोला भाई यहाँ से उठा के वहाँ रखना है, लाइन बना दी एक पूरी, एक ब्लॉक उठाता है दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, तो जनाब 5 मिनट के अंदर 100 के 100 ब्लॉक यहाँ से उठ के वहाँ चले गए। ये भी टीम वर्क सिखाया जा सकता है। कैसे सिखाना है इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किस पे बात कर रहा हूँ, क्या सिखाना है, टीम वर्क सिखाना है। अगले उसमें क्या करना है, खुद को पेश करना। खुद को पेश करने का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है वो, आपने देखा है कि आगे नहीं बढ़ते हैं, पहल नहीं करते। सही, हम यहाँ असेंबली के अंदर खड़े होकर कहते हैं रेडी फॉर प्रेयर, हाथ बांध लेते हैं और कहते हैं 2 बच्चे आ जाएं। आप देखेंगे सारे बच्चे जो खड़े रहते हैं, कोई भी बच्चा अपने आप को खुद से पेश नहीं करता, खुद से आगे बढ़ने का रुझान नहीं है। आप इसके लिए कोई लेक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई वाक़या भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई गेम प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप सिखाना क्या चाह रहे हैं कि बच्चे खुद से अपने आप को पेश करें, आगे बढ़ें, कदम आगे बढ़ाएं। आप कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सिर्फ क्लासरूम में लेक्चर दे सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि बेटे जो लोग ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ाते हैं, पहला कदम यस आई एम बोल के, वो तरक्की करते हैं। जो बच्चे कदम आगे नहीं बढ़ाते वो कहते हैं मैं क्यों करूं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसके लिए कुछ छोटी कहानी बना लें, वाक़या बना लें। कोई वाक़या कोई कहानी नहीं है, सिर्फ एक लेक्चर दे दें कि देखो जो बच्चे ऐसा करते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, जो ऐसा नहीं करते हैं। कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप अपने आप को पेश करते हैं खुद को या नहीं करते हैं। बच्चा बोलेगा नहीं मिस हम तो नहीं करते, बोले आप अभी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ आकर बिल्ली की आवाज़ कौन निकालेगा। आप कोई भी नहीं आ रहा, देखें आप खुद को पेश नहीं कर रहे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने टॉपिक लिख दिया है, इस टॉपिक को आपको कैसे हैंडल करना है, क्लासरूम में हैंडल करना है, वो उसको मैदान में ले जाके हैंडल करना है, कोई कहानी सुनानी है, कोई गेम खिलाना है, या आप प्री प्लान करेंगे पहले से। हर टीचर अपना प्लान करेगा, सही है। मैं इसके लिए अपनी सिफारिशात भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इस मौजू के लिए मैं अगर होता तो क्या कराता, लेकिन वो मेरी सिफारिशात एक आइडिया है सिर्फ, ज़रूरी नहीं कि सब उसको कॉपी करें। कॉपी करें ओके, कॉपी नहीं कर रहे, आपके जहन में इससे बेहतर कोई प्लान है, इससे बेहतर कोई आइडिया है। क्योंकि देखिए ये ज़मीनें बहुत बड़ी है, इसमें मेरा तरीक़ा जो है वो ज़रूरी नहीं कि सही होगा। तो हर आदमी के जहन में अपना एक मेथड आएगा, अपना एक तरीक़ा आएगा कि मैं इसको ऐसे कर लेते हैं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अगर मेरे मेथड को आप कॉपी करेंगे तो फिर सब डल हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक ही रंग होगा, 7 रंग नहीं होंगे, 8 रंग नहीं होंगे, डिफरेंट किस्म के शेड्स नहीं होंगे उस काम में। इसलिए मैं अपना एक आइडिया फ्लोट करके कि टीम वर्क आपको क्या करनी चाहिए क्लासरूम में, वो मैं आपको वीडियो बना के डाल दूँगा। आप चाहें तो कुछ समझ में नहीं आए तो उसी को कॉपी कर लें, लेकिन अगर आप पहले से बैठकर सोच रहे हैं कि भाई मुझे अगले पीरियड में क्या कराना है और आपको मौजू आ गया वही ख़ुद को पेश करना, तो आप जहन दौड़ाएं कि क्या किया जा सकता है उसके अंदर। समझ में नहीं आया तो नेट पे जाइए, मेरी वीडियो देख लीजिए, मेरी वीडियो से आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है ख़ुद को पेश करना, ये हमें बच्चों को सिखाना है। तीसरा पॉइंट है अमल में पहल करना। इसमें क्या फ़र्क है, खुद को पेश करने के अंदर आप अपने आप को पब्लिक के सामने ला रहे हैं, और अमल में पहल करने का मतलब क्या है, पब्लिक के बगैर आप एक्शन में पहल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने घर में घुसे और घर के अंदर जो है वो झाड़ू नहीं लगी हुई है, सफाई नहीं हुई हुई है, तो बजाय इसके कि आप बोलो भाई ये तो कौन लगाएगा, जो लगाएगा वो लगाएगा, मैं क्यों लगाऊं, एक ये। और एक ये कि आपने कहा नहीं कोई देख भी नहीं रहा, कोई मसला नहीं है, लेकिन अमल के अंदर एक्शन में मैं स्टार्ट ले लेता हूँ, मैं पहल कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक्शन में पहल करने में ज़रूरी नहीं है कि लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन ख़ुद को पेश करने में क्या होगा,
लोग आपको देख रहे होंगे, पब्लिक के सामने आपको पेश करना होगा, समाज के सामने अपने आप को पेश करना होगा, दोनों में ये फ़र्क है। चौथा जो पीरियड होगा आपका वो होगा अनजान लोगों को सलाम करना, उन्हें दोस्त बनाना। अनजान लोगों को सलाम करना और उन्हें दोस्त बनाना। ठीक है, बच्चों के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो एक नए आदमी के साथ अस्सलाम वालेकुम बोलें और उसके बारे में पूछें, आप कौन हो, आप कहाँ से रहते हो, आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हो। सब लोग जो है ना वो अपने आप में बंद रहते हैं, सही है, और किसी को दोस्त बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ते, पहल नहीं करते। ये समाजी तौर पर कमज़ोरी की निशानी है। हमारे यहाँ तो अनजान लोगों को सलाम करना, हर आदमी को सलाम करना है, जो आपको जानता हो, जो नहीं जानता हो, जो रास्ते में मिल गया उसको आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे और शुरू हो जाएंगे बातचीत करना। तो इसके लिए हमें एक पीरियड जो है मखसूस करना है। ठीक है, 4 पीरियड, ये 1 महीने का आपका हो गया गेम पूरा। ये मैं मिटा दूं, ये तस्वीर खींच लें आप लोग या लिख लें इसे। ठीक है जनाब। इसके बाद 5वीं चीज, मैंने पहली 2 मिटा दी, खुद को पेश करना और टीम वर्क। 5वीं चीज जो आपको बच्चों को 5वां पीरियड लेना है वो है दूसरों की बात तहम्मुल से सुनना। ठीक है, बच्चों के अंदर ये सलाहियत पैदा करनी है कि वो दूसरों की बात को तहम्मुल से सुने, अगरचे कि वो तनकीद ही क्यों ना हो। नहीं, दूसरा आदमी अगर तनकीद कर रहा हो, तू तो ऐसा है, तो शक्ल ही ऐसी है, तो मुँह ही ऐसा है, तो उसकी बात को बहुत तहम्मुल से बुर्दबारी के साथ सुने। एकदम गाली नहीं पके, एकदम गुस्सा नहीं करे, एकदम जो है वो हर्ष ना हो जाए, एकदम जज्बात पे ना आ जाए, एकदम अपने आप में एहसास कमतरी महसूस ना करे, बल्कि सलाहियत होनी चाहिए कि एक बात हो रही हो तो दूसरा आदमी उसकी बात को तहम्मुल से गौर से सुने। आदत डालें बच्चों को। ये एक मौजू है, इस पर हमें क्लास लेनी है। 6ठा मौजू, खुद को दूसरों की जगह रख कर देखता। ठीक है, खुद को दूसरों की जगह रख कर देखना, यानी बच्चा जो है उनको हम ये बात सिखाना चाह रहे हैं कि सब लोग सही होते हैं। आप उनको गलत इसलिए समझते हो कि आप अपने रुख से देखते हो, लेकिन वो अपने रुख से देख रहे होते हैं। अगर आप उनके रुख से देखने के काबिल हो जाओ तो झगड़ा ना हो। खुद को दूसरों की जगह रख कर देखें, मैं अगर इनकी जगह होता तो कैसे जो है वो हैंडल करता है सारे मामले को। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये अगला मौजू है 6ठा। उसके बाद जो है वो 7वां मौजू है हमदर्दी। ठीक है, हमदर्दी और ईसार। ठीक है, मतलब एक होता है दूसरों के दर्द को महसूस कर लेना, और एक होता है उस दर्द का मदावा करने की कोशिश करना।
अगर आप दूसरों के दर्द को महसूस कर ले रहे हैं दूसरों की जगह पे खुद को रख के, तो ये पहला स्टेज होता है। अगला स्टेज क्या होता है? अगला स्टेज होता है कि अब आप उसकी तकलीफ़ का मदावा करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको पता चला कि भाई फलाना शख्स बीमार है और उसके आपका जो दोस्त है वो उसकी तीमारदारी में लगा हुआ है और आपको अपने दोस्त की ज़रूरत है। आपने उसको फ़ोन करके कहा कि भाई वो आओ मेरे साथ, हमको शॉपिंग पे जाना है, तुम मेरे साथ चलो। तो वो ये कह रहा है यार मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, मेरे खालू जो है अस्पताल में, तो मैं नहीं आ सकता। अब आप उससे नाराज़ हो जाए, ये इतना पक्का दोस्त है मेरा और खालू के चक्कर में उसने मुझे जो है वो नज़रअंदाज कर दिया। नहीं, पहला स्टेज ये है कि आप ख़ुद को उसकी जगह रख कर देखें कि अगर आपके खालू बीमार होते और आप हॉस्पिटल में होते और देखभाल कर रहे होते तो क्या होता। पहला स्टेज तो ये कि आप उसको समझें, उसको अंडरस्टैंड करें कि हाँ ऐसा है, ऐसा मसला है। दूसरा ये कि आप उसके मसले को हल करने में क्या मदद कर सकते। आप उसको फ़ोन करके कहें कि तुम काफ़ी दिनों से अपने खालू की तीमारदारी कर रहे हो, ऐसा करो कि कल रात को मैं रुकूंगा वहाँ तुम्हारी जगह, तुम घर चले जाओ, तुम्हारी जगह मैं रुकूँ। इसको क्या कहते हैं? हमदर्दी और ईसार। ठीक है, तो इसके पहलू को उजागर करना कहानी के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए। उसके बाद खुद की हंसी उड़ाना। ठीक है, अगला टॉपिक दूसरे हफ्ते का क्या? खुद की हंसी उड़ाना। यानी आप जो है वो इससे पहले कि कोई आपका मजाक उड़ाए, आप खुद अपना मजाक उड़ाना, ये एबिलिटी होनी चाहिए। अबे यार मैं भी कितना उल्लू का बट्टा हूँ, सबके सामने ऐसे बोल दें। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, ऐसे बोल दें। ठीक है, उसने मुझे सबके सामने मुर्गा बना दिया, सही है, मुझे बेवकूफ़ बना के। यानी आप बजाय इसके कि अपनी कमी और कोताही को छुपाते हैं समाज से और उसको पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, आप में इतना हौसला है कि आप अपनी खामी को, अपनी बेवकूफ़ियों को समाज के सामने मजाक के तौर पर सुना भी सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो जज्बाती तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, वो जो ये कर पाते हैं कि वो समाज में अपने आप को हंसी उड़ाने के लिए खुद पेश कर दें, और जब कोई उनकी हंसी उड़ाए तो उनको ना गुस्सा आए, ना वो अफसुर्दा हो, ना उनको जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो। ये हम कहते हैं ना जुगतबाजी होती है। जुगतबाजी यही है कि एक आदमी आपके ऊपर जुगतें कस रहा होता है और आप मज़े ले रहे होते हैं, उसका इंजॉय कर रहे होते हैं और आप डिसबैलेंस नहीं होते हैं। तो समाजी तौर पर ये एबिलिटी, ये 2 महीने का काम हो गया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। उसके बाद तीसरे महीने के लिए, हाँ ठीक है, तीसरे महीने में आप दाखिल हो गए, वहां पर आपको नवा टॉपिक जो है वो है तनकीद को हौसले से बर्दाश्त करना। इससे पहले एक टॉपिक था कि तहम्मुल से सुनना, उसमें भी ये बात किसी हद तक आ गई थी, लेकिन तहम्मुल से सुनने में दूसरा आदमी बात कर रहा है, वो बात ज़रूरी नहीं कि आपके ख़िलाफ़ हो, लेकिन आप उसे तहम्मुल से सुन रहे हैं। वो आपके अक़ीदे के ख़िलाफ़ हो सकती है, वो आपके मज़हब के ख़िलाफ़ हो सकती है, आपके ख़िलाफ़ नहीं, बराह रास्त आप पर हमला नहीं हो रहा। तो वो था तहम्मुल से सुनना, और ये है अब बराह रास्त आप पर बात हो रही है, आपको निशाना बना रहा है, आपकी तज़लील कर रहा है, उसे आप तनकीद के तौर पर तहम्मुल से, हौसले से बर्दाश्त करना तनकीद को। ठीक है, 9वां 10वां पॉइंट है करीबी ताल्लुक़ के लोगों को
वक्त देना। ठीक है, करीबी ताल्लुक़ के लोगों को वक्त देने से क्या मुराद है? आपके घर में जो करीबी ताल्लुक़ के लोग हैं, वालिद हैं, वालदा हैं, बहन भाई हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, ये बहुत करीबी ताल्लुक़ के लोग हैं। इनको प्रॉपर वक्त देना, बाज़ाब्ता अपने शेड्यूल में इसका इंतखाब करना कि मैं दादा के साथ रोज़ाना आधा घंटा बैठूँगा, उनसे बात करूँगा, या मैं अपनी अम्मी को जो है वो 1 घंटा दूँगा, लाजमी उनके साथ बातचीत करूँगा, उनकी हेल्प आउट करूँगा। मैं बड़े छोटा जो मेरा भाई है, सबसे छोटा वाला, आखिरी वाला, मैं उसे 1 घंटा दूँगा रोज़, उससे बातचीत करने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए, उसको कुछ समझाने के लिए, उसको कुछ सिखाने के लिए। ये हमारी सोसाइटी के अंदर गायब हो गया है, हम वक्त नहीं दे रहे, हम अपने अपने मोबाइल लेके अलग बैठे हुए हैं और हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ अनटच हो गए हैं। तो ये एक सलाहियत बच्चों में डेवलप करनी है कि करीबी ताल्लुक़ के जो लोग हैं उन्हें बाज़ाब्ता वो वक्त दें, उनसे मिलें, उनका हाल अहवाल पूछें, उनके ख़यालात में शामिल हों, वो क्या सोच रहे हैं। अब मैं हो गया, बड़ा भाई जो है वो 18 साल का है, सबसे छोटा वाला भाई जो है वो 6 साल का है। तो 18 साल और 6 साल के दरमियान इतनी दूरी हो गई कि वो ना 6 साल वाला 18 साल वाले को समझ पा रहा है, ना 18 साल वाला 6 साल वाले को समझ पा रहा है। तो 18 साल वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो ये सोचे कि मैं भाई अपने छोटे भाई को रोज़ाना आधा घंटा उसके साथ बैठूँगा। अब वो बैठे, हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारे, क्या कर रहे हो आजकल, स्कूल में क्या हो रहा है, तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारे दोस्त ने क्या बोला था, वो बताएगा। छोटा भाई, मेरे दोस्त ने ऐसा बोला, उस दोस्त के साथ ऐसा हुआ, वो अपनी कहानियाँ सुनाएगा। तो ये जो टाइम देना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समाजी तरबियत के लिए। अगर बच्चे और लोग एक दूसरे को टाइम ही नहीं देते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सोशली इंटरेक्शन हो जाए। 11वां जो पॉइंट है, तकरीबात में शिरकत करना। यानी हम बच्चों को अहमियत बताएं। मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात होती हैं, स्कूलों में होती हैं, 14 अगस्त का जलसा हो रहा है, नाक खानी का जलसा हो रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, जाते ही नहीं। उनसे पूछो क्या बोला, वो तो जलसा हो रहा था, कोई काम थोड़ी था, कोई पढ़ाई थोड़ी हो रही थी, इसलिए मैं छुट्टी कर ली। ये तो आप समझ लीजिए कि जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं वो समाजी तौर पर बिल्कुल आइसोलेट होते जा रहे हैं। शादियों में नहीं जाते, सही है, मोहल्ले के अंदर कोई तकरीब हो रही है, तीजा हो गया किसी का, बाज़ाब्ता बोला है तीजा है, आना है, नहीं जाते, मैयत में नहीं जाते। क्योंकि इस सब के पीछे क्या होता है, समाजी तरबियत का फुक़दान होता है। मेल मिलाप, मिलना मिलाना, इवेंट्स को हैंडल करना। सब रो रहे हैं, आपको अजीब सा लग रहा है, क्यों रो रहे हैं सब, आप जाते ही नहीं उसमें, सही है। कब्रिस्तान नहीं जा रहे लोग दफनाने के लिए, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। शादी ब्याह, तकरीबात, घर के अंदर छोटी छोटी जो तकरीबात होती हैं, ईद है, अब आप हैरान होंगे, मतलब ईद है, सारा दिन सो रहे हैं। तो ईद का दिन है और नमाज पढ़ गया, सो गए, शाम में उठ रहे हैं, बोला क्या हुआ ईद का, बोला सारा दिन सो के गुजारी। क्यों? सोशली इनएक्टिव है, दोस्त नहीं है, अहबाब नहीं है, मेल जोल का आदत नहीं है, लोगों से मिलते नहीं हैं, फ़ोन नहीं करते। तो ये हम यहाँ तकरीबात में शिरकत करने को बच्चों पर जोर दें कि वो हर किस्म की तकरीबात में शिरकत करें। इसके लिए मैंने आपसे कहा डिफरेंट, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जो फ़लाने दिन जब ये वाला पीरियड होने वाला हो तो आप पूरी क्लास के बारे में कहें, तो पूरी क्लास जो है वो मेरे घर आएगी चाय पीने के लिए, सही है। या हम जो है वो क्लासरूम के अंदर एक टी पार्टी रख रहे हैं जिसमें सब लोग शामिल, कोशिश करें कि क्लासरूम में ना रखें, इसलिए कि उसमें तो सभी लाजमी आएंगे, नहीं किसी के घर रख लें, अपने घर रख लें, मेरे घर रख लें, तो सब बच्चे आएँ, वहाँ बैठें, बात करें, सही है। मिनल जो है वो अपने घर लेके नहीं गई हमें, पूरी स्कूल के सारी क्लास हर एक के घर गई,
सही है, 10वीं जमात के अंदर कि उनकी फैमिली के साथ हम मिलेंगे, चाय पियेंगे। मिनल नहीं लेके गए, ना मिनल लेके गए, ना ईमान फातिमा लेके गए, 2 बच्चे लेके ही नहीं गए अपने घर, पता नहीं क्यों। तो ये क्या, ये है सोशली मिलना, लोगों को अपने घर बुलाना, किसी की तकरीब में जाना। इसमें हैंड्रेंस आ गई है, हम फंस गए। हम एहसास कमतरी है, बरतरी है, कंपैरिजन के इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें फंस गई हैं बिल्कुल ना समाज के इस रवैयों में। हालांकि कुछ भी नहीं है, अगर आपका ये तरबियत हो अच्छी तो आप किसी के घर जाते हुए ना घबराएं, कोई किसी को अपने घर बुलाते हुए आप ना घबराएं। सोशली सब लोग अप्स एंड डाउन होते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के हालात अच्छे हैं, किसी के हालात ख़राब हैं, लेकिन बतौर इंसान हम सब लोग एक जैसे होते हैं। सही है ना, उन सबको प्यार चाहिए, उन सबको मोहब्बत चाहिए, उन सबको दोस्तियाँ चाहिए, ये सब ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। लेकिन ये ज़रूरत की चीज़ें हमारी लाइफ से जो है निकलती जा रही हैं। तो ये तकरीबात में शिरकत करना, इसको यकीनी बनाना है। ये था हमारा 11वां टॉपिक। उसके बाद 12वां टॉपिक है बीमार की आयादत करना। ठीक है, किसी बीमार के बारे में पता चल जाए कि वो शख्स बीमार है तो सब के लिए ज़रूरी है कि उसकी आयादत करें। तो ये है जनाब आपका तीसरा महीना। तीसरे महीने के टॉपिक हो गए, इसको भी कॉपी कर लें। मैं वैसे ही दे दूंगा नबीहा को। ठीक है, चौथा महीना। तेरहवां जो पीरियड होगा, हर बात को एतमाद के साथ दूसरों के सामने पेश करना। ठीक है, तो ये भी एक समाजी सलाहियत होती है कि आप अपनी बात, अपना ख्याल, अपना कमेंट्स बड़े एतमाद के साथ वालिद के सामने, वालदा के सामने, बहन भाइयों के सामने पेश करते हैं। हमारे यहाँ पेश ही नहीं करते हैं, नंबर 1। और अगर करते हैं तो रो जाते हैं, और अगर रोते नहीं हैं तो लड़ जाते हैं। बात कर रहे थे आप, लड़ गए। बात कर रहे थे आप, रो गए। अगर कर रहे हैं तो ये 2 तरह से कर रहे हैं, वरना तो कर ही नहीं रहे, अब बोल ही नहीं रहे। अपना ख्याल तो बोल ही नहीं रहे, आपको अपनी बात कहनी, बोल ही नहीं रहे, आप घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, घुटे जा रहे हैं, घुटे जा रहे हैं। सही है, ये मतलब ये इसमें भी आएगा, जज्बाती और नफ्सियाती नशोनुमा में भी इस तरह के टॉपिक्स आएंगे। तो नतीजा क्या हुआ, आपको बात करना आती नहीं है, आपको बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हर तरह की बात जो आप सोचते हैं उसे एतमाद के साथ करने की बच्चों में सलाहियत पैदा करना। उसके लिए एक पीरियड, एक साल में एक पीरियड होगा, अगले साल में एक पीरियड होगा, अगले साल में एक पीरियड होगा। तो जब बार बार ये बात चलेगी कि भाई जब आप बात करते हैं तो सलीक़े से बात करते हैं, रोते नहीं हैं, शिकायती लहजा इख्तियार करके और इल्ज़ाम लगा के और तज़लील करके बात शुरू नहीं करते। आप अपनी बात करते हैं, आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, वो आप पेश करते हैं। इसके लिए हम मोटिवेट करें क्लासरूम में, इस क्लास के ज़रिए से। ठीक है जी। उसके बाद जनाब आपका 14वां पॉइंट है अपनी गलती को हौसले के साथ कबूल करना। ठीक है, गलती हो जाती है, सबसे होती है, तो बजाय इसके उस गलती पे जम जाएं और उसको ना माने और उस पर अड़ जाएं,
नहीं, आपको एहसास हो गया गलती है तो आप में इतना हौसला होना चाहिए कि आप एक्सेप्ट कर लें कि यस ये मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, यस मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यस मुझे इस मौके पर ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये वाली सलाहियत भी बच्चों के अंदर पैदा करनी है। तनाज़े के हल तक पहुंचना, तनाज़े के हल तक पहुंचने का क्या मतलब है? एक तो जब तनाज़ा हो जाता है ना, झगड़ा हो जाता है किसी बात पर, तो मैंने देखा है और आप भी देखेंगे कि लोग ये नहीं कहते कि इसको हल कैसे करें, लोग उसको और खींचते हैं, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है, सही, और बड़ा करते हैं। हालांकि मतलब सोशली इतना एबिलिटी होनी चाहिए, अरे हाँ भाई ये हो गया ना ऐसा, अब बताइए क्या करें, इसका हल क्या है ये तो बताएं। समझ में आई बात? मतलब अभी कल हमारी जो है वो बेगम साहिबा ने फ़ोन किया, हमारी एक रिश्तेदार हैं जो उम्रा करके आई हैं और हम उनसे मिलने नहीं गए, तो वो बेचारी बहुत नाराज़ है, सबको बोलती फिर रही है मैं नादिया से बहुत नाराज़ हूँ। तो नादिया ने फ़ोन करके बोला भाई आप जो कह रही हैं वो बात सही है, हमसे गलती हो गई है, अब आप ये बताएं कि आपको हम कैसे मनाएं। सही है, मुझे फ़ोन दिया तो मैंने बोला भाई आप बताएं, हम सर के बल चल के आएंगे आपके पास, कब आएँ बताएं। ऐसे मतलब तनाज़े का हल, अब हल के बजाय हाँ आप भी तो नहीं आई, उम्रे पे से तो आप आई थी, पहले आप आती। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमें कैसे पता चला आप उम्रे से आ गई, आपने को फ़ोन किया हमें? ये तनाज़े का हल नहीं है, ये क्या है? तनाज़े को और खींचना है, आप इधर से पकड़ के खींचें, उधर से पकड़ के खींचें, तनाज़ा हल नहीं होगा। तनाज़े का हल निकालने की तरफ सबका रुझान हो, सब सोच रहे हो कि यार यहाँ हल तक पहुँचना है, हल क्या किया जाए। समझ में आ रही बात आपको? हमारे यहाँ भी एक और ख़ानदान में एक मसला पैदा हो गया, एक बच्ची है उसका रिश्ता आ गया, अच्छा हम सब कह रहे हैं भाई शादी कर लो, और वो कह रही है इससे पहले आपने कभी ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ किया, और वो पुराने किस्से लेके बैठी है, मेरे साथ तो मेरे वालिदैन का रवैया ही गलत था, उन्होंने तो मुझे बाकी बहनों पे तरजीह नहीं दी कभी, उन्होंने तो जो है ना मुझे हमेशा नज़रअंदाज किया, अब तो मैं शादी नहीं करूँगी कभी ज़िंदगी में। अब वो उनको बोल रहे नहीं तुम ही ऐसी थी, तुम ही अलग अलग जाके बैठ जाती थी, और हमने तुम्हें बोला ऐसा कर लो, कोर्स कर लो, तुमने वो नहीं किया। वो बोले तुमने कब बोला कोर्स करने का, मैं कोर्स करने की बात कर रही थी, तुमने छोटी बहन को दाखिला दिला दिया, सारे पैसे वहाँ लगा दिए, अब ये देखें चलना शुरू हो गई बात, टका टक टका। अच्छा मसले का हल क्या है? वही रिश्ता आया हुआ है, अच्छा रिश्ता है, उस रिश्ते को जो है वो आप कबूल करें और शादी करके आगे बढ़ें। नहीं, वो इतना झगड़ा बढ़ गया, पुराने मुर्दे इतने उखड़ गए कि वो रिश्ते वालों को मना कर दिया, बोला भाई हमारी लड़की तैयार नहीं है शादी के लिए, लड़की ने बोला मैं आइंदा कभी शादी नहीं करूँगी, और जितना मसला थोड़ा सा लूज था वो और क्या हो गया, टाइट हो गया। ये क्या है? ये तरबियत ना होना है, मसले के हल की तरफ नहीं बढ़ रहे, मसला हल करना नहीं चाह रहे, मसले को और क्या कर रहे हैं, पेचीदा कर रहे हैं, अपनी ईगोज़ में फंस कर, अपने नफ्सियाती जज्बाती मुख्तलिफ़ किस्म की जो खामियां हैं उसमें उलझ कर सलूशन की जानिब बढ़ने के बजाय मसाइल को और क्या कर रहे हैं, गंभीर से गंभीर करते चले जा रहे हैं। तो ये इस मौजू पे बात होनी ज़रूरी है, इसको डिस्कस किया जाए, इसको क्लासरूम के अंदर मौजूए बहस बनाया जाए और बच्चों को सोचने पर मजबूर किया जाए कि यस हमारे घर में भी ऐसी होता है, हम मसला हल करने की तरफ रुझान नहीं होता, मसला और पेचीदा बनाने की तरफ हमारा रुझान होता है। ठीक है, अभी आप सब लोग भी बैठे हुए हैं, कितने सारे मौजूआत ऐसे हैं जिसके बारे में आप खुद सोच रहे होंगे कि यस इस बारे में तो कभी हमारी तरबियत नहीं हुई, हमारे क्लासरूम में कभी ऐसा नहीं टीचर्स ने बताया, या हमारे जहन में कोई ऐसी बात पेनिट्रेट नहीं की गई, ताकि हम भी अपनी जब लाइफ के अंदर ये मसाइल आते तो समाजी तौर पर हम उसे कैसे सुलझाते। लेकिन क्योंकि हम खुद गैर तरबियत याफ्ता हैं तो हमारे साथ भी ये मसाइल, हम चाहते हैं कि अगली जो नस्ल है बच्चे वो जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। 16वां और आखिरी टॉपिक इस सेशन का,
वो है अदब और एहतराम के साथ इख्तलाफ करना। ठीक है, इस मौजू पे हमें एक क्लास लेनी है, बच्चों को समझाना है, सिखाना है कि देखें इख्तलाफ होता है बात में, सोच में। इख्तलाफ अलग चीज़ है, वो बयान करें आप, लेकिन सामने वाले का अदब और एहतराम ज़रूर करें। भाई वो ऐसे नमाज़ पढ़ता है, हाथ बांधता है, हम लोग ऐसे हाथ बांधते हैं, शिया लोग हाथ ही नहीं बांधते, वैसे ही खड़े होकर नमाज। अब ये इख्तलाफ है ना। अब हम किसी शिया के साथ बात कर रहे हो इस इख्तलाफ पर, और इस इख्तलाफ को एलुब्रेट करने के लिए उसकी ज़ातियात पे हमला कर दें, तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारा तो ख़ानदान ही ऐसा है। और भाई तुम बात कर रहे थे इस मसले के ऊपर और तुम आ गए ज़ातियात के ऊपर। अब आप कभी गौर कीजिएगा, इख्तलाफ जब होता है तो बात से इख्तलाफ थोड़ी होता है, चेहरे से इख्तलाफ हो जाता है, स्टाइल से इख्तलाफ हो जाता है, ज़ातियात पर उतर आते हैं एक दूसरे की। समझ में आ रही बात? हमारे यहाँ तो 2-3 लोग हैं ऐसे, इतने काबिल हैं माशाल्लाह, कि वो कहते हैं हमें इख्तलाफ है उनसे। मैंने एक लेक्चर सुना, हमारे एक उस्ताद हैं, उनको दूसरे उस्ताद से इख्तलाफ है। मतलब मेरे दोनों उस्ताद हैं, लेकिन एक उस्ताद मशरिक़ वाले हैं, एक उस्ताद मगरिब वाला है। उनकी सोच मशरिक़ है, उनकी सोच मगरिब है। तो मैंने यही सोचा यार, मैं अगर इस वाले उस्ताद को फॉलो करता हूँ तो ये वाला उस्ताद निकल जाता है मेरा, और इस वाले उस्ताद को फॉलो करता हूँ तो इस वाला। मैंने ये बोला उस उस्ताद से इस उस्ताद के बारे में पूछा जाए। मैंने एक उस्ताद को मैसेज किया, मैसेज करके बोला आपका वो वाले उस्ताद के बारे में क्या ख्याल है। अब आप देखिए, उन्होंने एक वीडियो बनाई, इसके ऊपर वीडियो बना के जवाब दिया। उन्होंने बोला भाई मेरा तो उनसे बहुत बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि वो जो शख्स है ना, इंतहाई मुखलिस आदमी है, उनके तक़वे पर कोई सवाल नहीं उठा सकता मैं। उनकी जो कुर्बानी है दीन के लिए वो लाजवाब है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब वो इख्तलाफ अभी बयान करेंगे इख्तलाफ, लेकिन इख्तलाफ बयान करने से पहले क्या बयान कर रहे हैं? उनकी शख्सियात की खूबियाँ बयान कर रहे हैं। आज के गए गुजरे दौर में उनका होना हमारे लिए बाइस नेमत है। इख्तलाफ रखते हैं उनसे कितना शदीद, लेकिन उनकी पहले यानी ज़ातियात पर हमला नहीं कर रहे। हाँ, बात से इख्तलाफ करना कि भाई उन्होंने दीन के चंद पहलुओं को उजागर करने की ठान ली है, सारे पहलू उजागर नहीं करते, मुझे इससे इख्तलाफ है। इख्तलाफ बता दिया उन्होंने अपना, लेकिन कैसे बताया कि वो जो चंद पहलू को उन्होंने ले लिया है, आज के गए गुजरे दौर में उन चंद पहलुओं पे बात करना भी एक जहाद है। यानी इख्तलाफ तो है, लेकिन इसके बावजूद उनको सराह रहे हैं। अदब और एहतराम के साथ इख्तलाफ करना, ठीक है। यानी जब भी आपका किसी से कोई इख्तलाफ हो, इल्मी बहस हो, समाजी इख्तलाफ हो, कोई ख़यालात का इख्तलाफ हो, तो उसको आप इख्तलाफ पर बात करें दलील के साथ, उसकी शख्सियत का अदब और एहतराम रखते हुए। ऐसा हो सकता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम किसी से इख्तलाफ करें और उसकी धज्जियाँ ना बखेरें, उसकी ज़ातियात पर ना उतरें। ठीक है, तो ये मैंने 16 टॉपिक समाजी नशोनुमा के आपके सामने पेश कर दिए हैं। इंशाल्लाह अगले हम किसी क्लास में बाकी के जो 16 हैं, मैंने 32 के 32 पूरे लिखे हुए हैं, ये मैं नबीहा के पास दे दूंगा, वो एक जगह पे नोट कर लेंगी। और अगला हमारा जो सेशन होगा वो ज़हनी नशोनुमा के 16 पॉइंट कैसे आप पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, उस पर होगा। और इसमें भी इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी नई।